बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 5102 कैलकुलस 2 की एक और वीडियो के साथ। तो इसमें हम जो मॉड्यूल्स कवर करेंगे वो कवर करेंगे 86 से लेकर 90 तक। ये पिछले मॉड्यूल में एक टॉपिक रह गया था हमारा, जो यहाँ पे हम इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। साथ आपको बता देंगे, मुश्किल नहीं है कोई इतना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ 5 मैथमेटिक्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कोई मसला परेशानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहती है कि वी नो दैट, ये भी इंटीग्रेशन की एक टेक्निक है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को हम इसके ज़रिए सॉल्व करते हैं। तो वो कहता है कि हम जानते हैं कि जब हमारे पास इंटेग्रल 1/u du, ठीक है, 1/u du, ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, इंटेग्रल ऑफ 1/u du, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ u एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस c, ठीक है। ये हम काफ़ी दफ़ा पढ़ के आ चुके हैं पीछे। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास 1/u² प्लस a² हो, साथ du हो, और इसको इकट्ठा करके लिखें तो इस तरह आएगा। तो इसको हम tan इनवर्स की ये इंटीग्रेशन है, क्या लिखेंगे, 1/a आ जाएगा, ये जो कांस्टेंट है उसका 1/a आ जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा, और साथ u/a आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, ठीक है। एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला, ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि कंसीडर, अगर आपके पास देखें कि अब जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है, जब हमारा फंक्शन जो है वो रैशनल फंक्शन हो, यानी एक फंक्शन हमारा ऊपर हो और एक फंक्शन नीचे हो, बटे की शक्ल में हो, और उसकी इंटीग्रेशन जो है हम किससे ज़रिए फाइंड करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखें 3x, और ये देखें नीचे इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3x/x + 1 × x - 2, इसकी आप इंटीग्रेशन करें, ठीक है। सॉरी, फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन इसकी ये आ जाएगी, साथ dx आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसकी आपने क्या करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन आप वैसे तो मैट्रिक में भी पढ़ के आए हैं और FSC में भी पूरा चैप्टर है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि आपने ये वाली चीज़ लेनी है, ठीक है। ये हमने 3x/x + 1 × x - 2 लिया, ठीक है। साथ आपने क्या करना है कि ये जो चीज़ है, ये पहला, अगर इसके दो अलग-अलग फैक्टर हैं तो एक फैक्टर को आपने a/x + 1 लिख देना है, दूसरे फैक्टर को आपने लिख देना है b/x - 2 आ जाएगा, ठीक है। जो आपके दो नीचे अगर सिंगल फैक्टर हैं, इस तरह के दो फैक्टर हैं, तो एक को आपने a के नीचे बटे में लिख देना है और प्लस डाल के दूसरे को आपने b के नीचे बटे में लिख देना है। फिर आपने क्या करना है कि ये जो चीज़ है, ये जो बटे में है, इसको आपने इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ भी कर देना है और इसके साथ भी कर देना है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से x + 1 कट जाएगा, a जो है वो आपका x - 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से x - 2 कट जाएगा, और b आपका x + 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। इस तरफ 3x रह गया था, इस तरफ a × x - 2 रह गया, उस तरफ b x + 1 आ गया। ये 3x बराबर आ जाएगा x - 2a + bx + b आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि a के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपने अलहदा कर लेने हैं, और x के कंपोनेंट्स अलहदा कर लेने हैं, और x के बगैर जो कांस्टेंट है वो अलहदा कर लेने हैं। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। ये देखें, a वालों में से आ जाएगी a + b आ जाएगा, और x की वैल्यू इस तरफ क्या है 3। ये देखें, हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, यहाँ पे a + b आ गया x वालों के साथ, और यहाँ पे x के साथ क्या है 3, तो एक इक्वेशन ये आ गई। नेक्स्ट हमारे पास होगा -2a + b आ जाएगा, और इस तरफ कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये 0 के बराबर, ये दो इक्वेशन आ जाएंगी। इसके अब सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो आप इसको ऊपर नीचे सॉल्व करके a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस तरह दो इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, दो वैल्यूज़। दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करना है कि ये जो दो फैक्टर्स हैं इनको 0 के बराबर रखें, x + 1 को भी 0 रखें और x - 2 को भी 0 रखें। तो x हमारा क्या हो जाएगा, हमारा x = -1 आ जाएगा, और x हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आपने इस इक्वेशन में पुट करें, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट करें, बल्कि ये वाली ऊपर वाली, ये जो इक्वेशन ऊपर वाली है, वहाँ से एक फैक्टर 0 हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी जब पुट करेंगे तो दूसरा फैक्टर 0 हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह करके हमारा ये जो हमने लेट की थी, a की वैल्यू यहाँ पे 1 आई है, तो a 1/x + 1 साथ dx आ गया। दूसरे b की वैल्यू 2 आई है, तो साथ 2/x - 2, ये हमने a और b की जो वैल्यू है ना वो हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू जो 1 और 2 आई हैं ये हमारी यहाँ से आई हैं।
अब देखें कि 1/x+1 dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, यानी x+1 का डेरिवेटिव क्या है, x+1 का डेरिवेटिव +1 का 0 और x का 1 ये ऊपर मौजूद है, तो इसको हम नेचुरल लॉग ऑफ x+1 ये लिख देंगे। 2 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा और ऊपर वाले का नीचे डेरिवेटिव, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होगा, तो उसको नेचुरल लॉग ऑफ x-2 + c आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखें ये हमने एक एग्जांपल की है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की। नेक्स्ट आपको मज़ीद जो क्लैरिफिकेशन होगी, नेक्स्ट हम जब इसका एक स्टार्ट करेंगे तो फिर हम देखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाइड ओनली टू रैशनल फंक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा रैशनल फंक्शन पे अप्लाई होती है, जहाँ पे एक फंक्शन ऊपर होता है एक फंक्शन नीचे होता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज़ लेस दैन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, तो अगर तो आपके पास ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री, यानी ऊपर अगर एक्स की पावर कम है और नीचे ज़्यादा है, तो आप डायरेक्ट इसको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा है और नीचे ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा है या बराबर है, यानी कि ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा है या नीचे वाले की डिग्री बराबर है, दोनों की डिग्री यानी कि बराबर है या बड़ी है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करनी है। लॉन्ग डिवीजन क्या होता है, देखें फ़र्ज़ करेंगे जिस तरह क्या होता है, ये वाला फंक्शन देखें, ठीक है, x² + 4x + 7। अब देखें ऊपर डिग्री ज़्यादा है नीचे कम है, तो इसको लॉन्ग डिवीजन से आप कैसे सॉल्व करेंगे, x² + 4x + 7 को अंदर रखें, x + 2 पे ज़रब दें, तो सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करें, तो x से आया x² + 2x, ठीक है, ये ख़त्म हो गए और यहाँ से 2x + 7 आ गया। अब +2 से ज़रब दें, तो देखें 2x, ठीक है, और +4 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ये चीज़ आपकी पूरी जिस तरह आप 1 सही 2/3 लिखते हैं, ये सही की शक्ल में आ जाएगी। ये देखें x + 2 आपका साइड पे चला जाएगा और ये जो रिमाइंडर था 3 ये ऊपर चला जाएगा और जिस पे आपने डिवाइड किया वो नीचे आ जाएगा। इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन। फिर आपने क्या करना है, इस पर भी इंटेग्रल अप्लाई कर दें, x + 2 पे भी और इस पर भी अप्लाई कर दें। तो इसकी आप इंटीग्रेशन पहले करके आए हुए हैं, x की इंटीग्रेशन x² / 2 होती है, 2 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और 1 रह जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x होती है तो 2x बनेगा, प्लस ये 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकाल लें, नीचे वाले को ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो x + 2 + c आ जाएगा। तो देखें ये थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल जो हैं वो करेंगे और इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखना है कि अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से कम है तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देनी है। अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री के बराबर है या बड़ी है, तो फिर आपने लॉन्ग डिवीजन ये वाला मेथड इस्तेमाल करके उसको पहले ये x + 2 इस तरह करके सही की शक्ल में लिखना है, जो लिखते हैं ना 1 सही 2/3, 1 कंप्लीट 2/3, ठीक है, इसको आपने उस शक्ल में लेके जाना है, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम अपना रेगुलर जो लेक्चर है नेक्स्ट वो स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो 86 से 90 मॉड्यूल्स कवर करेंगे और हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के जो डिफरेंट केसेस हैं उनको हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखें सबसे पहला केस ये है कि इंटीग्रेटिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन की, लेकिन क्या है जो नीचे फैक्टर्स है ना, आपने नीचे वाली चीज़ को देखना है। नीचे वाले अगर फैक्टर्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, यानी दोनों फैक्टर्स अलग-अलग हैं, तो फिर क्या केस बनेगा, इसकी मैं पीछे आपको एग्जाम्पल भी करवा के आया हूँ कि जब दोनों फैक्टर्स डिफरेंट होंगे तो फिर आपने कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करनी है वो हम पीछे पढ़ के आ गए। तो देखें ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब सबसे पहले देखेंगे ऊपर वाली का जो डिग्री है वो नीचे वाली से कम है, ऊपर डिग्री 1 है x की, नीचे 2 है, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें फिर अंदर वाली ये वाली चीज़ को ले लें, पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। तो देखें सबसे पहले देखें इसकी आपने फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन आई x + 1 x + 2, ऊपर वही चीज़ आ गई। अब देखें दोनों फैक्टर्स डिस्टिंक्ट हैं, अलग-अलग हैं। एक फैक्टर को आप a के नीचे लिख दें, दूसरे फैक्टर को आप b के नीचे लिख दें, दरमियान में क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर क्या मैंने बताया था कि ये जो चीज़ है बटे में, इसको आपने इससे भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, इससे भी कर देना है, इससे भी कर देना है। जब इससे आप करेंगे तो ये सारी चीज़ कट के सिर्फ 2x + 5 आ जाएगा। यहाँ से जब आप करेंगे तो x + 1 कट जाएगा, साथ x + 2 आ जाएगा, तो a × x + 2 आ जाएगा, प्लस b यहाँ से x + 2 कट जाएगा और साथ x + 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, 2x + 5 वैसे आ गया, a को अंदर ज़रब दें, b को अंदर ज़रब दें, तो ये देखें हमने ज़रब दे दी। अब आपने क्या करना है, x वाले फैक्टर अलहदा कर लेने हैं और x के बगैर वाले अलहदा कर लेने हैं। तो x वाले a + b आया और इस तरफ x का क्या फैक्टर है, कोफिशिएंट x का 2 है, तो देखें a + b किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब देखें कांस्टेंट्स को,
देखें कांस्टेंट क्या है 2a प्लस बी, तो देखें मैंने 2a प्लस बी लिखा, इस तरफ कांस्टेंट की क्या कीमत है, इस तरफ इक्वेशन के दूसरी तरफ +5, तो इसको 5 के बराबर ये इक्वेशन 2 आ गई। अब यहाँ से आपके दो तरीके मैंने आपको बताए थे, क्या था कि x+1 को आप 0 के बराबर पुट करें, x+2 को भी 0 के बराबर पुट करें। यहाँ से x की वैल्यू -1 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू -2 आएगी। पहले -1 आप इस पूरे इक्वेशन में पुट करें, जब -1 पुट करेंगे तो ये वाला फैक्टर आपका 0 हो जाएगा, तो आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 मिल जाएगी। फिर आपने क्या करना है, x की वैल्यू -2 पुट करनी है, तो ये वाला फैक्टर आपका 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, b की वैल्यू आपको -1 पुट मिल जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि एक इक्वेशन से यहाँ इस इक्वेशन से b की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू। ये इजी है, ये वाला केस बिल्कुल इजी है, आप बच्चों की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन दो इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से ए की वैल्यू 3 आई, बी की वैल्यू -1 आई। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी पहले वाली जो आपने लेट की थी, ये वाली ए की जगह पे उसकी वैल्यू रखें, बी की जगह पे वो वैल्यू रखें और इंटीग्रेशन अगेन अप्लाई कर दें। तो देखें हमारे पास एक्चुअल ये चीज़ थी जो हमने सॉल्व करनी है, उसको हमने लेट किया था a/x+1 b/x+2, तो a की जगह पे 3 रखा, b की जगह पे जब -1 रखा तो माइनस जो है वो बाहर आके इसने इसको माइनस प्लस दरमियान में जो प्लस था इसको माइनस कर दिया, तो ये चीज़ आ गई। आप देखें ये 3 कांस्टेंट अब बाहर आ गया और नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो नेचुरल लॉग ऑफ x+1 आ जाएगा, ये दरमियान में माइनस, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, क्योंकि +2 का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये माइनस दरमियान में नेचुरल लॉग ऑफ x+2 + c आ जाएगा। तो ये देखें, ये हमने फर्स्ट केस की एक एग्जांपल की है जब हमारे जो फैक्टर्स थे वो डिस्टिंक्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि एवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin स्क्वायर x प्लस sin x dx। अब देखें हम इसको लेट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लेट किया कि sin x को लेट कर लिया, sin x को लेट कर लिया, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसको हमने लेट कर लिया। तो sin x की पावर 2 थी तो हमने इसको u के बराबर लेट किया, दोनों तरफ d अप्लाई करें तो du बना, यहाँ पे du बना, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, जब इस तरफ d अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव लेंगे, तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखें cos x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos x dx की जगह पे, cos x dx की जगह पे हम du लिख सकते हैं, तो du लिखा, ये इंटीग्रेशन ये वाली वैसी आ गई। sin x को हमने क्या लेट किया था u, तो यहाँ पे u का स्क्वायर बनेगा प्लस सिंपल u यहाँ पे, ठीक है। तो देखें अब आपने क्या करना है कि इसको जो है आपने u दोनों में से कॉमन ले लेना है, तो u हमने एक कॉमन लिया, अंदर क्या बचा u+1, ठीक है। ये अब हम इंटीग्रेशन को फिलहाल भूल जाते हैं, पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सिर्फ du और इंटीग्रेशन के अलावा जो चीज़ होती है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखें du और इंटीग्रेशन को ख़त्म करें तो ये 1/u हमने कॉमन लिया, u+1 आ गया। अब देखें ये दोनों फैक्टर्स डिस्टिंक्ट हैं, अलग-अलग हैं, तो एक को a के बटा के नीचे लिखते हैं, दूसरे को b के बटे के नीचे। तो देखें a को मैंने u के नीचे लिख दिया और b हमने u+1 के लिए ले लिया, ठीक है। ये तब आपने लगाना है जब आपके फैक्टर जो हैं वो डिस्टिंक्ट हों, दोनों अलग-अलग हों, ठीक है। तो आप देखें u और u+1 दोनों अलग-अलग हैं, तो a को हमने u के लिए लिखा और b को u+1 के लिए, और दरमियान में प्लस आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि u/u+1 से ज़रब देनी है, u/u+1 से ज़रब देनी है। तो u/u+1 से ज़रब दी तो ये सारी चीज़ कट गई, u/u+1 से इधर भी ज़रब दी और इधर भी ज़रब दी, तो ये चीज़ सारी कट गई। इस तरफ क्या आ गया, 1 आ गया सिर्फ, और 1 आ गया तो u तो 0 है, u की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं ना, तो u को हमने 0 रखा हुआ है, ठीक है। इस तरफ जब इसको ज़रब देंगे तो u कट जाएगा, लेकिन u+1 a के साथ आ जाएगा, तो a को हमने ज़रब दी u+1 के साथ, यहाँ से u+1 कटेगा, u+1 कटेगा और u आ जाएगा, तो b को हमने u के साथ। अब थोड़ी सी ज़रब दें, ठीक है, 1 इस तरफ 1 ही आ रहा है ना सिर्फ, तो 1 au, ठीक है, प्लस a प्लस bu। अब आपने क्या करना है, u वाले अलहदा कर लेने हैं और u के बगैर वाले अलहदा कर लेने। तो देखें a प्लस b, u कामन आ गया, a प्लस बी u, और यहाँ पे a सिर्फ हमारे पास क्या है, सिर्फ सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या होगा, a की सबसे पहले वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, क्योंकि जो कांस्टेंट है इस तरफ a है और इस तरफ कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी a प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस तरफ u की वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है। तो a प्लस बी हमारा u वाला जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा, तो यहाँ से b की वैल्यू, b हमारा a उस तरफ जाके -a हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, उसमें कीमतें पुट करें, ठीक है,
ये देखें ए की वैल्यू 1 आई थी, हमने 1/u लिखा, बी की वैल्यू -1 आई थी, तो ये माइनस दरमियान में आगे इसको माइनस करेगा तो ये भी -1/u+1 60du आ जाएगा। तो देखें इसकी इंटीग्रेशन अलहदा करें, इसकी इंटीग्रेशन अलहदा करें तो 1/u की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ u, ठीक है। और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस दरमियान में आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ u+1 प्लस c आ जाएगा। अब u की वैल्यू जो हमने sin x पुट की थी वो पुट करके इसका फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा इसका केस। दूसरा केस क्या है कि जब फैक्टर जो हैं, एक फैक्टर जो है रिपीट हो रहा हो, एक फैक्टर क्या हो, रिपीट हो रहा हो। पहला हमने केस पढ़ा था जिसमें कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा था, दोनों फैक्टर डिस्टिंक्ट थे, अलग-अलग थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक फैक्टर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो देखें इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि 2x + 3 x - 1 का स्क्वायर प्लस x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 2। तो देखें यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ कि x - 1 जो है वो रिपीट हो गया क्योंकि इसका स्क्वायर आ गया ना, तो स्क्वायर की वजह से ये रिपीट हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि ये अंदर वाली चीज़ लें, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करें, ठीक है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, पहला केस, पहले आपने क्या करना है, ए के नीचे जो पहले आपने पकड़ना है रिपीटेड फैक्टर, जो रिपीट हो रहा है फैक्टर, ठीक है, उसको पकड़ना है। तो पहले उसको रिपीटेड फैक्टर को सिर्फ सिंपल लिखें, उसकी पावर 1 लिखें, फिर प्लस डाल के b लिख के उसकी पावर स्क्वायर लिखें, ठीक है। जो पावर उसकी स्क्वायर थी ना b के नीचे उसकी पावर स्क्वायर लिखें, फिर जो ये वाला फैक्टर बचेगा उसको c के नीचे लिख दें। सिंपल सा काम है जो हमने पहले किया है कि जो रिपीटेड फैक्टर है उसको हमने क्या करना है, पहले a के नीचे उसको रिपीटेड फैक्टर को पहले पकड़ के a के नीचे पहले उसको सिंपल लिखें, फिर उसकी पावर में लिख के b के नीचे लिखें उसको, फिर जो रह जाएगा उसको आपने ये लिख देना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर वही काम करना है कि ये वाली जो नीचे वाली चीज़ है x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 2, इसको आपने इस तरफ भी ज़रब देनी है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। जो चीज़ कट जाएगी वो काट दें, ठीक है। जब इस तरफ ज़रब देंगे तो ये सारी चीज़ कट जाएगी, ऊपर सिर्फ 2x + 3 आएगा जो कि बराबर होगा, यहाँ से जो है वो एक x - 1 कटेगा क्योंकि ये एक x - 1 है ना, इस तरफ x - 1 का स्क्वायर है जिससे हम ज़रब दे रहे हैं। तो x - 1 का स्क्वायर जो है वो एक कट जाएगा, एक साथ आ जाएगा, और ये तो साथ आएगा ही आएगा। तो a के साथ ये फैक्टर आ जाएगा, प्लस b के साथ क्या आएगा, b के साथ x - 1 का स्क्वायर तो कट जाएगा लेकिन ये x + 2 जो है वो साथ रह जाएगा, प्लस c जो है c के साथ x + 2 कट जाएगा और ये x - 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 बोल दें। अब आपने क्या करना है कि दो आपको वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी, दो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी इन दो फैक्टर से, x - 1 और x + 2। x - 1 इसको 0 रखें, x + 2 को आप 0 रखें। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दो फैक्टर 0 हो जाएंगे, ठीक है। जब हमने x को 1 पुट किया, इस तरफ भी 1 पुट करें, ये चीज़ आ गई। जब 1 पुट किया तो ये फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये बचेगा, यहाँ से हमारी b की वैल्यू 5/3 आ जाएगी, ठीक है। x + 2 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू -2 आ गई, तो -2 की वजह से ये फैक्टर 0 होगा, ये फैक्टर 0 होगा, ये बच जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू -1/9 आ जाएगी। तो देखें x हमने -2 पुट किया तो ये देखें यहाँ पे -2, ठीक है, और ये वाला फैक्टर c वाला बचेगा, बाकी 0 होकर c की वैल्यू -1/9 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि x की वैल्यू 0 पुट करनी है इक्वेशन 1 में। तो जब आप 0 पुट करेंगे तो दूसरी तरफ लेफ़्ट साइड पे 3 बचेगा और यहाँ पे a वाला फैक्टर बचेगा, उसके साथ -2 आएगा और 2b + c आ जाएगा। अब देखें आपके पास b और c की वैल्यूज़ आ गई हैं, वो यहाँ पे आप पुट करें और a की वैल्यू आपको -2/9 मिल जाएगी। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये आपने खुद करनी है, ठीक है। सिंपल सा काम है कि x की वैल्यू 0 पुट करें, ठीक है। तो तीसरी वैल्यू आपको x की वैल्यू 0 पुट करने से मिलेगी। तो देखें 3 हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, b और c की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे पुट कर दें तो a की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि ओरिजिनल इक्वेशन उठाएं, ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे a था, a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू हमारे पास आई है -2/9, -2/9 आई है, ठीक है। और b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5/3, ठीक है। और c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, c की वैल्यू हमारे पास आई है -1/9, ठीक है। c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1/9, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ऊपर रखें a की वैल्यू, वो कांस्टेंट है ना, वो बाहर आ जाएगी। 5/3 भी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ये -1/9 भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो देखें 1/9 ये नेचुरल लॉग ऑफ x - 1 आ जाएगा, ये 5/3 आ जाएगा, ठीक है। और साथ ये वाला आपका -1/x - 1,
ठीक है। इसका आपने क्या करना है, इसकी थोड़ी सी टेक्निक और है कि x-1 का स्क्वायर है ना, तो इसका डेरिवेटिव नीचे का ऊपर नहीं मौजूद है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, x-1 का जो स्क्वायर है ना, इसको ऊपर लेके जाएं तो ये -2 हो जाएगा। फिर आपने इसको पावर रूल लगाना है, यानी कि पावर रूल क्या होगा, -2 में +1 करें और वही चीज़ -2 + 1 नीचे लिखें, तो देखें पावर में आ जाएगा x-1 की पावर -1, नीचे आ जाएगा -1। तो देखें जब आप -1 पावर को नीचे लेके आएंगे तो ये वाला -1 ऊपर जाके -1 होगा और ये वाली x-1 की पावर -1 जो है नीचे जाके x-1 की पॉजिटिव पावर हो जाएगी। और ये वाली चीज़, ये तो नेचुरल लॉग ऑफ x + 2 आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। ये जो थोड़ी सी चेंजिंग हुई है ये किस वजह से हुई है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ गया है, ये स्क्वायर्स के बगैर टर्म्स हैं ये वाली दो, इसलिए हमने इसको नेचुरल लॉग में लिख दिया। लेकिन इसकी इंटीग्रेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज होगी, क्योंकि पावर ऊपर जाके -2 होगी, फिर +1 करेंगे, नीचे भी वही लिखेंगे, पावर रूल लगाएंगे इंटीग्रेशन का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विद इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो केस है उसमें क्या होगा कि एक फैक्टर जो होगा वो इररेड्यूसिबल होगा। इररेड्यूसिबल क्या होगा कि उसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। ऐसा एक क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होता है कि जिसका पावर 2 हो, x की पावर क्या हो, 2 हो, ठीक है। तो हम उसकी फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखें इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि एवेलुएट 3x + 1 × x-1 × x² + 4 × dx। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी कि ये जो सिंपल फैक्टर है, लीनियर फैक्टर इसको बोलते हैं, इसको तो आपने a के नीचे लिख लेना है, ठीक है। ये लीनियर फैक्टर को आपने a के नीचे लिखना है प्लस डाल के। ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको आपने क्या करना है, इसको आपने लिखना है bx + c के साथ, यानी कि ऐसा फैक्टर जो क्वाड्रेटिक हो और उसकी फैक्टराइजेशन ना हो सके तो उसके लिए जो हम लेट करेंगे वो bx + c होगा, यानी कि b के साथ x लगाएंगे प्लस c करेंगे, ठीक है, और इसको फैक्टर को नीचे लिख देंगे, ठीक है। सिंपल सा रूल है कि अगर एक फैक्टर आपका लीनियर फैक्टर है और दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है और उसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो लीनियर फैक्टर को आपने a के नीचे लिखना है प्लस जो ये वाला फैक्टर है उसको आपने bx + c के नीचे लिखना है। सेम वही काम करें कि ये वाली जो चीज़ है इसको आप इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी, इसके साथ भी। यहाँ पे करेंगे तो सारी चीज़ कट के 3x + 1 ही आ जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 कटेगा और साथ x² + 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये x² + 4 कटेगा और bx + c आएगा और साथ x-1 वाला फैक्टर ये वाला आ जाएगा। तो ये देख लें, मैंने ये लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये इक्वेशन आई। अब यहाँ से x² वाले जो कोफिशिएंट्स हैं, x² के साथ क्या है, a और b, तो a + b, इस तरफ x² है नहीं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, तो ये इक्वेशन 1 आ गई। फिर आपने क्या करना है, x वाले फैक्टर्स कौन से हैं, x वाले फैक्टर्स हैं -b और +c, तो ये किसके बराबर है, इस तरफ x की वैल्यू क्या है, 3, तो ये 3 के बराबर, इसको इक्वेशन 2 बोल दें। अब कांस्टेंट टर्म जो हैं 4a और c, 4a - c, और इस तरफ कांस्टेंट क्या है, +1, तो ये 1 के बराबर आ गई, तो ये इक्वेशन 3 हो गई। अब आपने इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और a b c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप पकड़ें ये वाली इक्वेशन 1, a + b किसके बराबर है, 0 के, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a को उस तरफ लेके गए तो -a आ गया। अब ये वाली जो वैल्यू आई है b = -a, आपने क्या करना है, ये देखें, ये वाली इक्वेशन में पुट करें, -b + c, ये जो इक्वेशन 2 है इसमें आपने b की वैल्यू पुट करनी है। ये देखें, ये माइनस वैसे ही आ गया, -b की जगह पे हमने क्या लिखा, -a, ये +c और 3 वैसे ही आ गए। यहाँ से c की वैल्यू आ गई 3 - a, इसको आपने इक्वेशन 3 में यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे इसको, ये देखें 4a वैसे ही आ गया, -c की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू रखी और 1 के बराबर ये आ गया। यहाँ से 5a = 1 + 3 और a की वैल्यू आ जाएगी 4/5। अब a की वैल्यू आपको मिल गई, a की वैल्यू आपने क्या करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है, ये वाली यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया, तो यहाँ से एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू 11/5 आ जाएगी। अब b, ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करें, b की वैल्यू किसके बराबर है, -a के, तो b = -a है, तो b = किसके बराबर आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 4/5 थी तो -a था, b की वैल्यू -a थी तो b की वैल्यू -4/5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दी हैं। अब आपने क्या करना है कि ये इक्वेशन सिंपल जो पहले वाली थी, a की वैल्यू रखें 4/5, नीचे उसके x-1 आ गया, प्लस b की वैल्यू -4/5, ठीक है, और साथ ये वाला x, ये वाला, ठीक है। ये देखें यहाँ पे b की जगह पे ये वाला b -4/5 और साथ x, और c की वैल्यू हमारे पास 11/5 आ गई, ये हमने 11/5 आ गया,
ठीक है। अब आपने ऊपर क्या करना है, ऊपर आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है ये यहाँ पे, ठीक है। ये वाला 4/5 तो बाहर निकल गया ना, ये तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट निकल के ये 1/x-1 dx, ये तो सारी चीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि माइनस माइनस ऊपर से क्या बाहर आएगा, ऊपर से देखेंगे, ये देखें। अब नीचे वाला जो फंक्शन है आपका, आपने क्या करना है कि ये वाला जो फैक्टर है इसका बटा भी ये करना है और इसका बटा भी ये वाला करना है। देखें, दो नंबर्स का अगर सेम बटा हो तो आप उसको उसके नीचे भी कर सकते हैं और इसके नीचे भी। तो जब हमने इसके नीचे ये वाला किया, इसके नीचे ये वाला किया, तो देखें यहाँ पे क्या हुआ कि जब इसको हमने नीचे किया तो साथ इंटीग्रेशन भी की और साथ ही इसके नीचे इसको कर दिया, तो -4/5 जो था वो कांस्टेंट था, बाहर निकल गया और यहाँ पे सिर्फ x रह गया। यहाँ पे जब x रह गया तो देखें नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बनाना है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, 2x। ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x बन रहा है, लेकिन ऊपर हमारे पास क्या है, सिर्फ x है। तो आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से बाहर हमने डिवाइड कर दिया। ये देखें -4/5 तो ये वाला बाहर आया था ना, लेकिन ये जो 2 है, 2 यहाँ से ऊपर इसका डेरिवेटिव बनाना था, x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ऊपर सिर्फ x है, तो हमने क्या किया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 2 के साथ डिवाइड कर दिया। तो ये देखें, अब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बन गया, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बन गया। अब ये वाला काम ख़त्म हो गया। अब ये वाले नंबर के नीचे ये वाला बटा करें, तो 11/5 तो कांस्टेंट था, इसको हमने बाहर निकाल लिया, तो ये बाहर निकल गया और इंटीग्रेशन किसकी आ गई, 1/x² + 4 dx की। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि 4/5, ये वाला 4/5 तो आपका वैसे ही आ गया, इसका डेरिवेटिव नीचे वाले का, तो देखेंगे यहाँ पे 4/5 जो था वो बाहर था, और ये देखें, इसको तो हम जानते हैं कि नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है, तो नेचुरल लॉग में लिखा, ये 2 जो है 4 के साथ कट गया, तो -2/5 आया। नीचे वाले का हमने ऊपर डेरिवेटिव बनाया था, तो इसको भी नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाला लिख दिया, ठीक है। 11/5 वैसे ही आ गया कांस्टेंट। अब ये जो चीज़ है, ये tan इनवर्स वाला डेरिवेटिव है, तो देखें यहाँ पे 1/x² + 2 का स्क्वायर, ये वाला सीन बार रहा है, 1/x² + 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे a की जगह पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 1/a लिखते हैं, तो 1/2 आ गया। tan इनवर्स क्या आ गया, x/a, तो x यहाँ पे x है, a की जगह पे 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। तो देखें, जो हमने शुरू में फार्मूला पढ़ा था लेक्चर के स्टार्ट में, वो यहाँ पे इस्तेमाल हो के हमारे पास +c आ गया। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है कि 1/x³ - 8 dx, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। यही सेम केस वो वाला, ठीक है। देखते हैं इसको देखते हैं कि देखें, सबसे पहले आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, a - b × a² + ab + b²। ये किसके बराबर होता है, a की 3 - b की 3। तो देखें, a की 3 हमारा x की 3 आ गया, -2, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला बनेगा a की पावर 3 - b की पावर 3, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो देखें, सबसे पहले x - 2 आएगा, a - b की जगह पे x - 2 आया, और a² + ab + b² की जगह पे ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे x² आएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे 2ab, ठीक है, 2 a की जगह पे 2 है, a की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है, तो 2x आ गया, और b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 आ गया। आप देखें, एक स्क्वायर लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, जिसकी हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो उसका सेम केस वो वाला पीछे वाला लगाएं, ठीक है। वही काम करें, ठीक है, कि ये वाली जो चीज़ है, इस तरफ भी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी, तो इस तरफ मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोनों चीज़ें कट के 1 आ गया, यहाँ पे की तो x - 2 कटा, साथ ये वाला फैक्टर बच जाएगा, ठीक है। आपने ये जो नीचे बटे में होती है ना चीज़, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई पूरे फैक्टर के साथ करना है, वो तो यहाँ पे सारी कट जाएगी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। यहाँ पे x² + 2x, ये वाला फैक्टर कटेगा और x - 2 बचेगा। तो देखें, a के साथ ये फैक्टर बचा, bx + c के साथ x - 2 बचा। अब आपने a को अंदर ज़रब दें, इसको सॉल्व करके ये चीज़ सारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। यानी 1 = ax² + 2ax + 4a + bx² - 2bx + cx - 2c। तो देखें, यहाँ पे फिर क्या होगा, x² वाली टर्म्स को अलहदा करें, वहाँ पे a + b 0 के बराबर, क्योंकि इस तरफ x² है ही नहीं, ठीक है। x वाली टर्म्स लें, 2a - 2b + c,
एक्स भी इस तरफ नहीं है तो ये भी 0 के बराबर। अब एक्स के बगैर वाली टर्म्स लें, 4a माइनस 2c, ये भी 0 के बराबर। तो अब आपने ये तीनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करके a b c की मैंने 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दी हैं। ये आपने क्या करना है कि यहाँ से b की वैल्यू -a निकालनी है, तो b की वैल्यू आपने -a निकाल के यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ से आपको c की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ a, ठीक है। जब आप ये b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो c की वैल्यू आपको -4a मिलेगी। वो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करके a की वैल्यू निकाल लेनी है। a की वैल्यू जब आ गई तो b की वैल्यू इस इक्वेशन से आ जाएगी। ये दो वैल्यूज़ जब आ गई तो इसमें पुट करके आप c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या इसमें पुट करके c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वैल्यूज़ इस तरह आई हैं। तो आपने क्या करना है कि अब a की जगह पे 1/12 लिखें ऊपर, वो कांस्टेंट था, वो हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से। b की जगह पे -1/12 इंटू एक्स, माइनस c की जगह पे -1/3 आ गया, नीचे बटे में ये चीज़ आ गई और साथ dx आ गया। अब आपने क्या करना है, 1/12 ये तो बाहर निकल गया और 1/x - 2 dx ये भी ऐसे ही रह गया। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा इसका, 12 आएगा। तो 12 जब आया तो ऊपर क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे 3 नीचे 3 है तो ऊपर +4 बच जाएगा, ठीक है। और साथ आपने ये माइनस कामन लेके ये प्लस जो है इसको माइनस कर देना है, ठीक है। और ये जो 12 है 1/12, ठीक है, ये 1/12 जो है वो बाहर निकल गया, ये वाला। ऊपर सिर्फ x + 4 और नीचे x² + 2x + 4 आ जाएगा। देखें हमने यहाँ पे एलसीएम लिया और जो चीज़ बटे में थी 1/12 वो हमने बाहर निकाल ली कांस्टेंट, और x + 4 और ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे रख के इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट जो इक्वेशन 1 का पहले वाला पार्ट है, प्लस से पहले वाला, वो तो इजी है, ठीक है। उसका तो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, लेकिन मसला किस में आ रहा है, ये जो दूसरा फैक्टर है इसकी इंटीग्रेशन करने का मसला आ रहा है। तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो देखें सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो नीचे वाली चीज़ है x² + 2x + 4 को आपने क्या करना है कि 3 + 1 लिख लेना है। 4 को आपने क्या करना है 3 + 1 लिखेंगे, तो जो 1 है ना, 1 को आपने क्या करना है x² + 2x + 1, ठीक है। वो 1 आपने x² और +2x + 1 इसको इकट्ठा करके ये स्क्वायर बनता है a जमा b का स्क्वायर, वो आपने बना लिया, और +3 को आपने अलहदा लिख दिया। अब आपने क्या करना है कि जिस चीज़ का स्क्वायर होता है या पावर होती है उसको आपने u के बराबर लेट कर लेना है, दोनों तरफ d अप्लाई करें। 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो साथ dx आ जाएगा, du किसके बराबर आ गया, dx के। और यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है जो कि u - 1 आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है, इसमें आप सब्स्टिट्यूशन करें। देखें x + 4, ठीक है, सॉरी x + 4, हाँ 4 यहाँ पे हमने क्या किया था, 4 को भी हमने चेंज किया। 4 को हमने क्या किया, 3 + 1 लिखा। ये जो ऊपर वाला 4 है इसको हमने 3 + 1 लिखा। तो उसमें आपने क्या करना है कि उसमें जो u + 1 आया है, ठीक है, उसमें आपका जो x + 1 आया है उसको आपने u लिखना है, और जो +3 बचा है वो साथ वैसे लिख दिया। अब ये जो x + 1 को हमने u लेट किया था तो u का स्क्वायर आ जाएगा और साथ ये 3 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि यहाँ से ये चीज़ होगी कि आपकी 2u/u² + 3 साथ du आ जाएगा। तो ये जो dx है उसकी जगह पे du आ जाएगा, ठीक है। ये जो dx है उसकी जगह पे du आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बनाना है। नीचे वाले का डेरिवेटिव 2u आता है, लेकिन ऊपर हमारे पास क्या है, सिर्फ u है। तो आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखें यहाँ पे, सॉरी, एक और स्टेप यहाँ पे होगा कि u जो है उसका आपने बटा पहले ये करना है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, 3 का आपने ये वाला बटा करके ये वाली चीज़ बना देनी है, ठीक है। इसको आपने अलहदा करना है सबसे पहले। फिर आपने क्या करना है कि ये जो u का आपने ये वाला बटा किया है तो आपने क्या करना है कि नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बनाना है। नीचे वाले का डेरिवेटिव 2u आता है, ऊपर सिर्फ u है, तो 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो वो 1/2 बाहर आ गया। अब देखें नीचे वाले का डेरिवेटिव 2u ऊपर मौजूद बन गया, ठीक है, 3 × u² + 3। अब ये वाले को हम tan इनवर्स वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे अब 1/2 नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है, तो नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाला ये आ गया प्लस ये 3 हमारा, ठीक है, बाहर आएगा, 3 बाहर आ गया। और इसको हमने a² लिखना है, a² की शक्ल में। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं,
3 का स्क्वायर भी ले लें और स्क्वायर रूट भी ले लें तो ये आपके पास दोबारा 3 बनेगा। तो हमने इसको ए स्क्वायर की शक्ल में लिखना है क्योंकि ये होता है यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यू स्क्वायर तो है लेकिन ए स्क्वायर नहीं था, तो इसको हमने अपने आप से ये लिख दिया। अब आपने क्या करना है कि ये जो 3 था वो बाहर आ गया, साथ 1/a आया। तो 1/a की वैल्यू 3 का स्क्वायर रूट है, तो 3/3 का स्क्वायर रूट tan इनवर्स u/3 का स्क्वायर रूट, यानी u/a आता है ना, तो u/a की वैल्यू 3 का स्क्वायर रूट प्लस c आ जाएगा। अब आपने फाइनल आंसर जो है देखें, जो पहला इक्वेशन 1 का पहला जो था उसको आपने नेचुरल लॉग ऑफ x-2 प्लस c लिखा, ठीक है। ये वाली जो आपने ये वाली चीज़ जो है इसको आपने यहाँ पे लिखना है। ये 1/24 कैसे आया, क्योंकि जो पहली वाली हमारी यहाँ पे इक्वेशन थी ना, ये देखें यहाँ वाला, ये 1/12 आ रहा है साथ, ठीक है। हमने ये सारा काम इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए किया है, ठीक है। ये आगे जो काम किया ना इस इंटेग्रल को, ये वाला, ठीक है, इसके साथ 1/12 था। तो इसका जो आंसर आया है उसका सारे को 1/12 से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें, ये हमारा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ ये आया था, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, इसको 1/12 से ज़रब दिया तो 1/24 आ गया। नेचुरल लॉग ऑफ u की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, प्लस ये 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट tan इनवर्स u की जगह पे x+1, 3 का स्क्वायर रूट प्लस c आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, ये आप इजीली कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, रैशनलाइज़ किया है। 3 का स्क्वायर रूट से ऊपर ज़रब दे दी, क्योंकि हमें नीचे जिस तरह हम कम्प्लेक्स नंबर में हमें अयोटा नहीं चाहिए होता ना, उसी तरह नीचे स्क्वायर रूट भी नहीं चाहिए। आप ये भी आंसर लिखते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो 3 का स्क्वायर रूट आ रहा है ये कैसे आया है कि ऊपर नीचे हमने 3 का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया है इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, तो आप इसको ज़रा अच्छी तरह से देखें, सारे इसमें क्वेश्चन का जो निचोड़ है वो हल हो रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। इसमें क्या है कि जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा ना वो पावर की शक्ल में आएगा। जो क्वाड्रेटिक फैक्टर जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते ना, वो पावर की शक्ल में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आ सकता है। तो उसका हम केस, लास्ट केस है ये हमारा, फिर हम लास्ट पे थोड़े और देख के इस लेक्चर को एंड करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, आपने घबराना नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मवाद था। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग द रीजन बाउंडेड बाय f(x)। तो देखें ये हमारा फंक्शन था ये, ठीक है, ये जिसको मैंने इस तरह किया है, ठीक है। और ये हमने 0 से लेकर 2 तक इसका इंटरवल है, हमने इसको y एक्सिस के अराउंड इस तरह करके घुमाया है। ये y एक्सिस है हमारा, इसके अराउंड हमने इस तरह करके घुमाया है, ठीक है। तो हमने एरिया जो है वो वॉल्यूम जो है सॉलिड जो बनेगा उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जो इस रीजन की वजह से बनेगा। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज ईच वर्टिकल स्ट्रिप एट पोजीशन x स्वीप्स आउट अ सिलेंड्रिकल शेल ऑफ रेडियस x एंड हाइट f(x)। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों करेंगे, क्योंकि जो हर वर्टिकल स्ट्रिप होगी ना किसी भी पोजीशन x पे, आप चाहे ये पोजीशन लें x एक्सिस पे, चाहे ये लें, तो कोई भी आप वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे ना, ये वर्टिकल स्ट्रिप इस तरह की होती है, ये इस तरह की वर्टिकल स्ट्रिप जो है पोजीशन x पे, आप कोई भी वर्टिकल स्ट्रिप लें तो जब आप उसको y एक्सिस पे घुमाएंगे तो वो एक सिलेंड्रिकल शेल बनाएगा जिसका रेडियस जो है वो x के बराबर होगा, ये, ठीक है। जो पॉइंट x पे होगा वो रेडियस के बराबर होगा और हाइट उसकी फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगी, जो यहाँ पे उसकी हाइट बनती है, ठीक है। तो देखें फिर वॉल्यूम का फार्मूला होता है 2 पाई a से लेकर b तक x f(x) dx। तो देखें 2 पाई हमारा कांस्टेंट अब बाहर रहेगा, इंटरवल हमारा 0 से लेकर 2 तक है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे 2 पाई वैसे आ गया 0 से लेकर 2 तक। अब फंक्शन पुट करें, फंक्शन हमारा था x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखें फंक्शन हमारा x² था ना, लेकिन ये वाला एक x हमारे पास मौजूद था, तो जिसकी वजह से x की पावर 3 बन गया, ठीक है। तो x की पावर 3 नीचे x² प्लस 4 इसका आ गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जो इंटेग्रल है इतना, ये वाला इंटेग्रल है, इसको हमने अलहदा सॉल्व करने के लिए इसको हमने i के बराबर लेट कर लिया। अब हम इसको सारे को सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा कि ये जो जो x² है इसको u के बराबर लेट कर लें, दोनों तरफ d अप्लाई किया तो du आ गया, साथ क्या आ गया इसका डेरिवेटिव 2x आया तो साथ dx आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है x की पावर 3 dx। x की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, x² इंटू x, ठीक है। x की पावर 3 को हमने x² इंटू x और साथ ये वाला dx, ठीक है, ये वाला dx आ गया। तो आपने क्या करना है, x² की जगह पे u लिखें, ठीक है, और जो हमारे पास x dx है, ये वाला x dx, यहाँ से x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, du/2,
2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने यू लिखा, एक्स डी एक्स की जगह पे हमने डी यू ओवर 2 लिख दिया या 1/2 डी यू लिख दिया, ठीक है। अब हमने लिमिट्स को चेंज करना है। देखें पहले हमारी लिमिट एक्स की टर्म्स में थी जो 0 थी, और इसमें पुट करें तो यू की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी, ठीक है। एक्स की लिमिट 2 थी और u की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगी। अब आपने लिमिट 0 से लेकर 4 लेनी है, और ये वाला जो 1/2 है, ठीक है, ये वाला 1/2 जो है इसको आपने सबसे पहले कांस्टेंट है बाहर निकाल लेना है, ठीक है। ऊपर आपने क्या करना है, ऊपर आपने ये करना है कि जो x की पावर 3 था, ऊपर आपने क्या करना है, x की पावर 3 था ना, तो उसको आपने x की पावर 3 को u इंटू 1/2 du, ठीक है। तो ये जो 1/2 था वो हमने बाहर निकाल लिया, ये जो u है और du है, u और du हमने ये लिख दिया। एक्स स्क्वायर को हमने u लिखा था प्लस 4 ये वाला आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा। देखें यहाँ पे u ओवर u प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, u ओवर। अब हम इसको इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं, तो ये एक फैक्टर लीनियर फैक्टर है जो रिपीट हो रहा है। जो पहले आ रहा है उसको u प्लस 4 को पहले a के नीचे लिख दें, फिर u प्लस 4 का स्क्वायर है रिपीटेड है ना, उसको b के नीचे लिख दें। सिंपल आपने फिर वही पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। और लास्ट पे आपको ये 1/2 तो इंटीग्रेशन से बाहर था, 0 से लेकर 4 तक, a की जगह पे 1 आया, b की जगह पे क्या आया -4, दरमियान में ये माइनस आया, ठीक है, 60 du। अब आपने क्या करना है, इस पर भी इंटीग्रेशन करें, इस पर भी इंटीग्रेशन करें, तो ये इजी सी इंटीग्रेशन है, ठीक है। साथ लिमिट्स पुट कर दें, ठीक है। लिमिट्स आई थिंक यहाँ पे गलती हुई है थोड़ी सी, ये 0 से लेकर 2 नहीं है, 0 से लेकर 4 तक लिमिट्स आएंगी, ठीक है, 0 से लेकर 4 तक लिमिट्स आएंगी, ये आप ठीक कर लें, ठीक है। पहले अपर लिमिट पुट करें, अपर लिमिट पुट करेंगे पूरे फंक्शन में, ठीक है, तो आपका आंसर अपर लिमिट ही आपने पुट करनी है, नीचे वाली 0 है, 0 पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर ये आएगा, ये वाला, ठीक है, फाइनल आंसर आपका ये आएगा। अब आपने क्या करना है कि वॉल्यूम किसके बराबर था, 2 पाई और साथ इंटेग्रल, 2 पाई और साथ इंटेग्रल को हमने आई लेट किया था, तो देखें 2 पाई के साथ आई लिखें, ये 2 पाई वैसे आ गया, और आई की वैल्यू क्या आई थी, ये वाली, ये हमने यहाँ पे लिखी। 2 पाई को अंदर ज़रब दे के इसको सॉल्व करें तो ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड एरर एस्टिमेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहाँ पे इस्तेमाल होती है, इट इज़ अ मेथड यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ डेफिनेट इंटेग्रल। ये वो मेथड है जिसमें हम डेफिनेट इंटेग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव या उसकी इंटीग्रेशन जो है वो एनालिटिकली मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह के हम अभी तक जितनी भी इंटीग्रेशन करते आए हैं वो एनालिटिकली करते आए हैं, तो अगर किसी फंक्शन की इस तरह की डेरिवेशन, इस तरह की इंटीग्रेशन हमारे पास मुश्किल हो, हम उसको फाइंड आउट ना कर सकें, कोई कम्प्लेक्स फंक्शन हो, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम उसकी, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमें एक जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हमें एनालिटिकल इंटीग्रेशन में मिलती थी, जो हम अभी करके सारी इंटीग्रेशन जो हमने अभी तक किया वो एनालिटिकली थी, ठीक है। तो देखें इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इंटरवल होगा हमारा क्लोज्ड a, b, उसको हम पार्टीशन में छोटे छोटे पॉइंट्स में चेंज कर लेंगे, छोटे छोटे सब इंटरवल में चेंज कर लेंगे। तो देखें a पॉइंट को हम x0 बोलेंगे और जो लास्ट वाला पॉइंट b है उसको हम xn बोलेंगे। तो ये देखें ये a से लेकर b तक हमारा इंटरवल था, इसको हमने छोटे छोटे सब इंटरवल्स में तोड़ लिया, ठीक है। पहला पॉइंट x0 उसको हमने a बोला है, a को हमने x0 बोला है, दूसरा x1 है, दूसरा x2 है, इस तरह चलते चलते xn-1 है, फिर उससे बाद xn है जिसको हमने लास्ट पॉइंट b बोला है। तो xi स्टार कोई पॉइंट है, अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपने ये वाला सब इंटरवल लिया है x1 और 2 वाला, ये वाला सब इंटरवल x1 और x2 वाला अगर आप सब इंटरवल लें तो इनके दरमियान में एक पॉइंट आपने लिया है xi स्टार, ठीक है। तो ये देखिए इसका ये मतलब है कि आपने इंटरवल लिया xi-1 और xi, इनके दरमियान जो सब इंटरवल है वो लिया और उसके दरमियान में आपने एक पॉइंट xi स्टार ले लिया, ठीक है। तो ये हम चलते हैं अब, तो फिर उसकी वजह से देखें कि जितने भी सब इंटरवल होंगे हम उन पे रेक्टेंगल्स बनाएंगे, ठीक है। हर जो सब इंटरवल होगा उसके करस्पॉन्डली हमें एक रेक्टेंगल मिलेगी और उसकी हाइट क्या होगी, हाइट उसकी होगी जो फंक्शन की वैल्यू होगी। एक्स एक्सिस पे हम जो पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका पॉइंट हमने xi स्टार ले लिया, ठीक है। xi स्टार हमने इसका पॉइंट ले लिया, ठीक है। और इसका हाइट ये तो इसकी क्या होगी, ये इसकी मिड पॉइंट होगा और इसका जो हमारे पास विड्थ होगी, क्योंकि
आपको पता है, हम पढ़ के आए कि जो रेक्टेंगल की एरिया होता है वो विड्थ इंटू हाइट होता है। तो विड्थ इसकी क्या होगी, डेल्टा एक्स आई। डेल्टा एक्स आई हमारे पास क्या है, ये वाला पॉइंट, उसमें से माइनस करते हैं ये वाला पॉइंट, ये मैंने लिखा है, ये देखें डेल्टा एक्स आई किसके बराबर होगा, डेल्टा एक्स आई होगा ये वाले पॉइंट में से पीछे वाला पॉइंट माइनस कर दें, सबसे बड़ा पॉइंट जो है उसमें से छोटा पॉइंट माइनस कर दें तो डेल्टा एक्स आई आ जाएगा। और जो इसकी हाइट होगी वो होगी फंक्शनल वैल्यू, यानी ये जो पॉइंट है इस पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी, एक्स आई स्टार पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो उसकी हाइट होगी। तो इन तमाम रेक्टेंगल्स को जब आप सम करेंगे एन रेक्टेंगल्स को, वो आपका रीमान सम बनेगा। ठीक है, तो ये हम चीज़ें पहले भी पढ़ के आए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मिड पॉइंट रूल। देखें कि अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, अगर हमारा कोई फंक्शन ए बी क्लोज्ड इंटरवल पर कंटिन्यूस है, चूज़ ए पॉजिटिव इंटीजर एन एंड लेट विड्थ ऑफ ईच इट सब इंटरवल बी। तो आपने एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एन चूज़ करना है और इस तरह चूज़ करना है कि उसके जो सब इंटरवल की विड्थ है वो डेल्टा एक्स के बराबर है। ठीक है, यानी डेल्टा एक्स की क्या है, वो विड्थ है सब इंटरवल की। तो डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है, बी माइनस ए बटा एन। तो बी माइनस ए हमारे पास इंटरवल, ठीक है, जो हमने बी माइनस ए इंटरवल जो होगा बटा एन। तो हम क्या करेंगे, ए बी को डिवाइड करेंगे एन सब इंटरवल्स में। जितना हमने एन की वैल्यू लिया, अगर 2 लिया है, अगर 5 लिया तो 5 सब इंटरवल में, अगर 6 लिया तो 6 सब इंटरवल में हम जो इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल उसमें हम उसको डिवाइड कर लेंगे उतने एन सब इंटरवल में। ठीक है, ऑफ इक्वल लेंथ डेल्टा एक्स, तो उनकी सब की जो विड्थ होगी सब इंटरवल्स की वो डेल्टा एक्स होगी, सब की विड्थ बराबर होगी। यहाँ पे विड्थ लिखें, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, विड्थ आएगा। ठीक है, लेंथ नहीं आएगा, सब की विड्थ जो है वो बराबर होगी। फिर क्या होगा कि एम आई जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, मिड पॉइंट ऑफ आइथ सब इंटरवल। कोई आपके पास आइथ सब इंटरवल होगा, उसका जो मिड पॉइंट है वो किससे हमने डिनोट किया, उसको एम आई से। डिफाइन द मिड पॉइंट अप्रॉक्सीमेशन, तो हम उसकी जो मिड पॉइंट की अप्रॉक्सीमेशन होगी हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, एम एन का एम यहाँ पे मिड पॉइंट है, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। अगर आपने 4 दिए हैं तो यहाँ पे M4 आ जाएगा, अगर 5 दिए हैं M5 आ जाएगा। तो देखें फिर क्या होगा, वो उसकी सब इंटरवल की विड्थ क्या थी, डेल्टा एक्स आएगी, और उसकी हाइट क्या होगी, एफ ऑफ एम आई, यानी एम आई जो आपने पॉइंट लिया था सब इंटरवल में उसकी जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो उसकी हाइट होगी। तो ये हमारे पास हाइट इंटू विड्थ रेक्टेंगल का फार्मूला। और जब हम एन रेक्टेंगल्स को ऐड करेंगे और उसकी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे तो वो हमारे पास ए से लेकर बी तक क्या बनेगा, डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा। यही चीज़ तो हम तब से पढ़ रहे हैं कि जब हम किसी भी ये सम जो है रीमान सम है, जब हम इसकी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेते हैं तो वो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल बन जाता है। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं। हमने क्या करना है कि ये हमें एक इंटीग्रल दिया है, हमने इसको मिड पॉइंट रूल के ज़रिए सॉल्व करना है और एन की वैल्यू 4 लेनी है। तो देखें डेल्टा एक्स का फार्मूला क्या होता है, बी माइनस ए बटा एन। ठीक है, तो देखें यहाँ पे इंटरवल 0 से लेकर 2 तक है, तो 2 यहाँ पे b की वैल्यू है, 0 हमारा a है, तो 2 माइनस 0 n की वैल्यू 4 है। तो देखें हर सब इंटरवल की विड्थ जो है वो 0.5 होगी। ठीक है, तो देखें 0,2 जो है हम इसको 4 सब इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि n की वैल्यू 4 है और 4 सब इंटरवल में डिवाइड करके हर एक की विड्थ 0.5 होगी। तो देखें पहला इंटरवल 0 से स्टार्ट होकर 0.5 तक होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। पहला 0 से स्टार्ट होकर 0.5 तक, फिर 0.5 से स्टार्ट होकर 1 तक, फिर 1.5 से 1 से स्टार्ट होकर 1.5 तक, फिर 2 तक। तो ये देखें 1 2 3 4 4 इंटरवल 0 से लेकर 2 तक। पहला 0 से लेकर 0.5, दूसरा 0.5 से लेकर 1 तक, फिर 1 से लेकर 1.5, फिर 1.5 से लेकर 2 तक। तो ये मैंने 4 इंटरवल्स बना लिए। अब आपने क्या करना है, इनके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने। मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें तो इसका मिड पॉइंट 0.25 आएगा। इसको जमा करके 2 पे डिवाइड करें तो ये आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आ गया। अब आपने क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू हर मिड पॉइंट पे अवेलुएट करनी है। तो देखिए फंक्शन हमारा क्या था, x² + 1, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या था, x² + 1। तो पहले आप 0.25 पे फंक्शन अवेलुएट करें, फंक्शन में x की जगह पे 0.25 पुट करें तो 0.25 का स्क्वायर आ जाएगा +1, तो सॉल्व करेंगे ये आ गया। अब 0.75 पे फंक्शन की वैल्यू पुट करें, इसका स्क्वायर +1 ये आ गया। सारों पे हमने चारों पे ये कंप्लीट कर दिया। अब हमने M4 एन था ना, M4, क्योंकि n की वैल्यू 4 है। तो आपने क्या करना है, डेल्टा एक्स यहाँ पे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, ये वाला।
ठीक है, ये वाला। लेकिन यहाँ पे डेल्टा एक्स सबका सेम है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लें, समेशन से बाहर निकाल लें, ठीक है। बाकी ये जो एफ ऑफ एम आई यानी मिड पॉइंट्स की वैल्यू फंक्शन पर, ठीक है, ये डेल्टा एक्स 0.5 ये आ गया। तो बाकी सबको आपने 1.065 ये इन चारों को जमा करें, जमा करके सबको 0.5 से ज़रब दें तो M4 की वैल्यू ये आएगी। लेकिन देखें हमारे पास जो, अगर आप इसको डेफिनेट इंटीग्रल को एनालिटिकली सॉल्व करेंगे, जिस तरह के हमने डेफिनेट इंटीग्रल पहले सॉल्व किए हैं अपर और लोअर लिमिट पुट करके, तो इसकी वैल्यू 4.6667 आती है तकरीबन इसके बराबर। और हमारी जो मिड पॉइंट फार्मूले से वैल्यू आई है वो ये आई है। तो देखें ये तकरीबन क्लोज़ हैं, लेकिन ये वैल्यू ज़्यादा क्लोज़ कब होगी, जब हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे n की वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे ये वाली वैल्यू इसके करीब होती चली जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये लेक्चर आज का ख़त्म होता है। थोड़ा सा लेंथी लेक्चर हुआ है, बाकी लेक्चर से घबराना नहीं है, कंप्लीट देखना है इसको। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।